हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। हमारी जो वन लाइनर श्रृंखला चल रही है जिसमें हम काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने सेल बायोलॉजी का अध्ययन कर लिया है। और आज की इस वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र की वन लाइनर यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम कि अमाशय में HCl का स्रावन कौन करता है। यानी कि जो स्टमक होता है, स्टमक में HCl का स्रावन करने वाली सेल कौन सी है, जिसे अपन बोलते हैं ऑक्सेंटिक या फिर पेराइटल सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि कौन से विषाणु से कर्णमूल शोथ होता है, यानी कि मम्स आर केज्ड बाय विच वायरस। यानी कि इसका आंसर हो गया पैरामाइक्सो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन कि सबसे बड़ी ग्रंथि यानी कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है अपने। अगर हम लार्जेस्ट ग्लैंड की बात करें तो कौन है, लीवर। और ब्रूनर ग्लैंड्स कहाँ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखें कि वेयर आर ब्रूनर्स ग्लैंड्स फाउंड। इसका आंसर है डुडेनम यानी कि ग्रहणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन कि पेप्सिनोजन व प्रोरेनिन कौन स्थापित करता है, यानी कि पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन आर सेक्रेटेड बाय, यानी कि कौन रिलीज करता है पेप्सिनोजन व प्रोरेनिन को। इसे रिलीज करने वाले हैं अपने चीफ या पेप्टिक या फिर जिसे अपन बोलते हैं जाइमोजन सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि दूसरी सबसे बड़ी ग्लैंड्स यानी कि सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड अपने क्या हो गई, अग्नाशय। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि वयस्क के मानव का दंत सूत्र यानी कि डेंटल फॉर्मूला ऑफ एडल्ट ह्यूमन बीइंग, यानी कि इसका फॉर्मूला है, हम याद कर सकते हैं इसे 21-23 अपन 21-23 × 2, यानी कि कहने का मतलब एक तरह से अपन इसे 21-23 को डबल तरीके से दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि लार का पीएच यानी कि पीएच ऑफ सेलावा यानी कि 6.8 यानी कि स्लाइटली एसिडिक। नेक्स्ट हम देखें अमाशय के आकार की बात करें तो जे शेप का होता है। और गर्तदंती दांत यानी कि थिकोडोंट टीथ यानी कि टीथ एम्ड इन जॉ सॉक्ड यानी कि दांत जबड़ों के सॉकेट में दसे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखें कि काइलोमाइक्रोन क्या है। काइलोमाइक्रोन क्या है, ये छोटी वसा गोलिकाएं हैं जो प्रोटीन से ढकी रहती है। नेक्स्ट हम देखें अग्रचर्वणक व चर्वणक को क्या कहते हैं, यानी कि हम इसे कह सकते हैं चिक टीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखें कि तीसरे चर्वणक दांत को क्या कहते हैं, यानी कि विजडम टीथ। तीसरे चर्वणक जो टीथ पाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, विजडम टीथ। स्टार्च को तोड़ने वाला एंजाइम क्या है, टोइलिन या फिर स्लाइवरी एमाइलेज। नेक्स्ट उसी प्रकार हम आगे देखें कि जीवाणुरोधी एंजाइम लाइसोजाइम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है। मुख गुहा में भोजन का स्वरूप कौन सा है, बोलस। यानी कि मुख गुहा में जो भोजन का जो रूप पाया जाता है, यानी कि भोजन जो लसलसा होता है सलाइवा के कारण, उसे अपन क्या बोलेंगे, एक लुगदी जैसी संरचना बन जाती है जिसे अपन बोलेंगे बोलस। नेक्स्ट उसी प्रकार हम आगे प्रश्नों की श्रृंखला में देखें कि अमाशय में भोजन का स्वरूप क्या है। अगर हम माउथ की बात करें तो बोलस है, और अमाशय की बात करें तो काइम है। छोटी आंत में भोजन का स्वरूप है, काइल है। यानी कि हमने भोजन के 3 रूप देखे। अगर हम माउथ की बात करें तो माउथ में अपने क्या हो जाएगा, बोलस। उसी प्रकार अगर हम स्टमक की बात करें तो स्टमक में भोजन का रूप हो जाएगा काइम। और उसी प्रकार हम छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का रूप हो जाएगा काइल। ठीक है, भोजन के 3 रूप है। माउथ की बात करें बोलस, और उसी प्रकार स्टमक की बात करें तो काइम है, और स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो काइल है।
नेक्स्ट हम देखें कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग, ये तो सभी को पता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ भी है कि हमारे जो टीथ होते हैं, टीथ के ऊपर एक आवरण पाया जाता है जिसे अपन इनेमल का बना होता है, जो कि काफ़ी कठोर होता है। इनेमल की उत्पत्ति होती है एक्टोडर्मल। उसी प्रकार नेक्स्ट देखिए कि डेंटिन का स्रवण कौन करता है। डेंटिन का स्रवण करने वाली सेल है ओडोंटोब्लास्ट सेल। अगर हम डेंटिन की बात करें तो डेंटिन का जो सिक्रेशन करता है, कौन करता है, ओडोंटोब्लास्ट सेल पाई जाती है जो कि डेंटिन का स्रावन करती है। डेंटिन की उत्पत्ति होती मेसोडर्मल। ठीक है। नेक्स्ट हम देखें कि इनेमल स्रावित होता है। इनेमल स्रावित होता है इम्यूलोब्लास्ट से। उसी प्रकार इनेमल बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम इनेमल की बात करें, जैसे कि इनेमल इज मेड ऑफ, यानी कि इनेमल किसका बना, जो कि हमारे शरीर का सबसे कठोर तत्व पाया जाता है या फिर सबसे कठोर चीज़ होती है, तो वो इनेमल किसका बना होता है, वो इनेमल बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। नेक्स्ट हम उसी प्रकार हम देखें आगे कि पल्प गुहा को, यानी कि जो हम टीथ के बारे में देख रहे हैं कि पल्प गुहा को घेरे हुए कोशिकाओं की परत कौन सी होती है, वो ओडोंटोब्लास्ट सेल होती है जो कि पल्प गुहा को घेरे रहती है, ओडोंटोब्लास्ट सेल होती है। उसी प्रकार नेक्स्ट हम देखें कि भोजन व वायु के लिए सामान्य पथ क्या है, फेरिंग्स होता है, जो कि भोजन व वायु का एक सामान्य पथ होता है। फिर उसके बाद ईसोफेगस है, वहाँ से इनका अलग अलग द्वार हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखें कि आहरनाल की सबसे बाहरी परत का नाम है सिरोसा। नेक्स्ट उसी प्रकार की सबसे बड़ी लार ग्रंथि की बात करें तो पेरोटिड सलाइवरी ग्लैंड है। उसी प्रकार हम नेक्स्ट बात करें कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि यानी कि सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड है। यकृत में पाए जाने वाली भक्षणकारी कोशिकाएं, यानी कि जो काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फेगोसाइटिक सेल ऑफ लीवर, यानी कि लीवर में पाई जाने वाली भक्षणकारी कोशिकाएं जिसे अपन बोलते हैं कुफुर सेल्स, जो मृत आरबीसी का भक्षण करती है एक तरह से। नेक्स्ट हम देखें कि कौन सी कोशिकाएं पित्त रस का स्रवण करती है, हिपेटिक सेल जिसे अपन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यकृत अग्नाशय वाहिनी को गार्ड करने वाली अवरोधनी जिसे अपन बोलते हैं ओडाई की अवरोधनी, यानी कि स्पिंचर ऑफ ओडी, यानी कि ओडाई की अवरोधनी। ये चीज़ें हमने जो डाइजेशन सिस्टम पढ़ा था उसमें अच्छे से समझी इन चीज़ों को। यहाँ पर सिर्फ हम वन लाइनर क्वेश्चनों का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को ही देख रहे हैं। नेक्स्ट हम देखें कि पित्तरस की वाहिनी को कहते हैं सिस्टिक डक्ट जिसे अपन कहते हैं, और पेरोटिड ग्रंथि की नलिका स्टेनोसन्स डक्ट, सब मैक्सिलरी ग्रंथि की नलिका कहलाती है वॉर्टन डक्ट जिसे अपन कहते हैं। नेक्स्ट हम देखें कि पित्त रस में पाए जाने वाले वर्णक, अगर हम पित्त रस की बात करें यानी कि पिगमेंट्स फाउंड इन बाइल जूस में कौन कौन से वर्णक पाए जाते हैं, जिनका हमने देखा है तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन वर्णक पाए जाते हैं। उसी प्रकार हम आगे देखें कि क्या पित्त रस में कोई एंजाइम पाया जाता है, इसमें किसी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। पित्त रस का कार्य है वसा का पायसीकरण, यानी कि वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना ही क्या है, एक तरह से वसा का पायसीकरण कहलाता है। नेक्स्ट हम देखें कि माल्टेज किस प्रकार क्रिया करता है, यानी कि जो माल्टोज होता है, माल्टेज की उपस्थिति में माल्टोज किसमें टूटता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज में, यानी कि जिसे अपन माल्टोज कहते हैं। पित्त लवणों के नाम है, एक तो सोडियम ग्लाइकोलेट और दूसरा है सोडियम ट्यूरोकोलेट। नेक्स्ट हम देखें इसमें आगे कि पित्त रस किस एंजाइम को सक्रिय करता है, पित्त रस लाइपेज एंजाइम को सक्रिय करता है। एंजाइम जो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलता है कौन सा है, एंटेरोकाइनेज एंजाइम है
जो कि ट्रिप्सिन ओजन को ट्रिप्सिन में बदलता है। आंतरी रस को यह भी कहते हैं, आंतरी रस को अपन कह सकते हैं सकस एंट्रिकस। इंट्रिंसिक कारक कौन स्रावित करती है, यानी कि पेराइटल या फिर ऑक्सीटिंग सेल रिलीज करती है इसे। पूर्ण रस का नाम है अग्नाशय रस, यानी कि पेनक्रियाटिक जूस जिसे अपन कहते हैं। और इसके अलावा एंड्रोगेस्ट्रोन हार्मोन का कार्य, यानी कि रोल ऑफ एंड्रोगेस्ट्रोन हार्मोन, ये जठर रस के स्त्रवण को संदमन करता है। नेक्स्ट हम देखें कि गैस्ट्रिन हार्मोन क्या कार्य करता है, यानी कि रोल ऑफ गैस्ट्रिन हार्मोन। गैस्ट्रिन हार्मोन एक तरह से जठर ग्रंथि को जठर रस के स्त्रावन व मुक्त करने के लिए प्रेरित करता है। उसी प्रकार नेक्स्ट हम देखिए, क्या बड़ी आंत में किसी प्रकार की पाचन क्रिया होती है? नहीं होती, सिर्फ वाटर यानी कि जल का एब्जॉर्बेशन होता है। नेक्स्ट हम देखें कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में होने वाला रोग क्या है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिकेटस, इसमें हड्डियों में विकृति उत्पन्न होती है। विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होने वाला रोग है ऑस्टियोमलेशिया, ये वयस्कों में होने वाला रोग है। और बच्चों की बात करें तो रिकेटस है। विटामिन B2 को यह भी कहते हैं राइबोफ्लेविन। विटामिन B1 को कहते हैं थियामिन, थायमिन जिसे अपन कहते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन कहते हैं विटामिन B10 को कहते हैं फोलिक एसिड। विटामिन B10 को फोलिक एसिड कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखें कि रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल एंड टेकोफेरॉल विटामिन आर रेस्पेक्टिव कॉल्ड आर। विटामिनों को कहते हैं हमें, देखो रेटिनॉल की बात करें तो विटामिन ए, और कैल्सीफेरॉल की बात करें तो डी, और टेकोफेरॉल की बात करें तो ई विटामिन है। उसी प्रकार हम नेक्स्ट आगे देखें कि विटामिन B3 को कहते हैं, विटामिन B3 को नियासिन या फिर निकोटिनिक एसिड जिसे अपन कहते हैं। फर्टिलिटी विटामिन की बात करें तो विटामिन ई है अपने। उसी प्रकार नेक्स्ट हम देखें किस विटामिन की कमी से स्क्रबी रोग होता है, जो कि विटामिन सी है। और विटामिन B12 को हम कहते हैं साइनोकोबालामिन जिसे अपन कहते हैं B12। विटामिन सी को कहते हैं हम एस्कॉर्बिक एसिड। और किसी कमी से पेलिग्रा रोग होता है विटामिन B3 यानी कि जिसे अपन कहते हैं नियासिन। नेक्स्ट हम देखें कि बेरी रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन B1 जिसे अपन थायमिन जिसे कहते हैं। और प्रोटीन की कमी से होने वाले बच्चों में रोग एक तो क्वाशियरकोर और एक मेरमस रोग होता है। नेक्स्ट हम बात करें कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से अपने, जिसे अपन ADE के जिसे अपन कह सकते हैं, एक तरह से कीड़ा के नाम से भी याद कर सकते हैं। के यानी विटामिन KE, और विटामिन D और विटामिन A। इसके साथ ही हम देखें कि जल में घुलनशील विटामिन बचे कौन से अपने, B और C। वसा में तो ADK यानी कि कीड़ा, और इस बच्चे कौन से, B और C। नेक्स्ट हम देखें कि प्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा है, सिक्रेटिन है। प्रथम खोजा गया हार्मोन सिक्रेटिन। इसके अलावा रूल ऑफ CC का कार्य, यानी कि कोलेसिस्टोकाइनिन, और इसके बारे में बात करें CC के कार्य की बात करें, यानी कि पित्तरस के स्त्रावन के लिए पित्ताशय को संकुचित करना। दूसरा, अग्नाशय को पेंक्रियाटिक एंजाइम के स्त्रावन को प्रेरित करना। नेक्स्ट हम देखें ड्रोक्राइनिन हार्मोन का कार्य, ब्रूनर ग्रंथि को श्लेष्मा मुक्त करने के लिए प्रेरित करना। बड़ी आंत में कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, जल व कुछ
खनिज लवण और ड्रग्स का क्या होता है, इसमें अवशोषण होता है। नेक्स्ट हम देखिए इसमें आगे कि अल्फा व बीटा कोशिकाएं क्रमशः कौन से हार्मोन को मुक्त करती है। अगर हम अल्फा बीटा की बात करें तो अल्फा ग्लूकागोन और बीटा इंसुलिन हार्मोन का स्रावन करती है। वसा का पाइशीकरण यानी कि व्हाट इज एमिलिफिकेशन ऑफ फैट, यानी कि वसा की बड़ी बूंदों को छोटी बूंदों में बदलना क्या कहलाता है, वसा का पाइशीकरण। नेक्स्ट हम देखिए उसी प्रकार आगे कि दुग्ध शर्करा पर कौन सा एंजाइम क्रिया करता है, यानी कि लैक्टोज। अमाशय का पीएच की बात करें 1.8, यानी कि जो कि एसिड होता है, एसिडिक होता है। ठीक, नेक्स्ट हम देखिए इसी में अग्नाशय के रस की बात करें, इसका पीएच है अपने 7.5 8.6, यानी कि अम्लता और क्षारता की परस्पर कार्य करता है। पित्त रस की बात करें तो 7.1 8.2 है। उसी प्रकार आगे हम देखें कौन सा एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज व फ्रक्टोज में बदलता है। सुक्रेज एंजाइम है जो कि सुक्रोज को ग्लूकोज व फ्रक्टोज में बदलता है। ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है, प्रोटीन का पाचन। उसी प्रकार नेक्स्ट हम देखें कि एंटी स्टेरिलिटी हार्मोन, जिसे अपन कहेंगे विटामिन ई, मानव में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। नेक्स्ट हम देखें कि लीवर कुल की दरारें कहाँ पाई जाती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में रसांकुरों के बीच में पाई जाती है। बच्चों का दंत सूत्र होता है 2102। किस ग्रंथि के विषाणु संक्रमण से कर्णमूल शोथ होता है, यानी कि पेरोटिड ग्रंथि के वजह से। लार एमाइजेज के सक्रियण के लिए कौन सा आयन आवश्यक है, क्लोरीन। नेक्स्ट हम देखिए कि मानव के यकृत में जो पिंड होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और अर्जेंटेफिन कोशिकाएं उत्पन्न करती है। अर्जेंटेफिन कोशिकाएं सेरोटोनिन, सोमेटोस्टेटिन और हिस्टामिन्स रिलीज करती है। नेक्स्ट हम देखें कि गोबलेट कोशिकाएं मूत्र करती है, म्यूकस को रिलीज करती है। अमाशय में कौन से पदार्थों का अवशोषण होता है, इस क्वेश्चन में हम देखें अमाशय में जल, सरल शर्करा व एल्कोहल का अवशोषण होता है। पाचन का अगर हम बात करें, पाचन कहाँ पूर्ण होता है, छोटी आंत में। और पीईएम का पूरा नाम है प्रोटीन एनर्जी मलन्यूट्रिशन। सनशाइन विटामिन है विटामिन डी, सनशाइन विटामिन है विटामिन डी। जीआईपी का पूरा नाम है, यानी कि गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। नेक्स्ट हम देखें कि सक्कस एंट्रिकस स्रावित होता है लीवर कुल की दरारों से। हाथी के दांत किसके रूपांतर होते हैं, इनसाइज यानी कि कृंतक के रूपांतरण होते हैं। वायुनाल का द्वार होता है ग्लोटिस, जो वायुनाल होती है उसका जो द्वार कहलाता है वो क्या कहलाता है, ग्लोटिस कहलाता है। आंत में रसांकुर का कार्य है अवशोषण के क्षेत्रफल को क्या करना है, बढ़ाना है। नेक्स्ट हम बात करें कि गिल्सन संपुट किस में पाया जाता है, यानी कि गिल्सन कैप्सूल। हम गिल्सन कैप्सूल की बात करें तो ये लीवर में पाया जाता है। भोजन अमाशय में कितने समय तक रहता है, 4 से 5 घंटे तक। मुख गुहा में किसका अवशोषण होता है, सम ड्रग्स, यानी कि कुछ ड्रग्स का होता है। किसकी कमी से रतौंधी होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भूख का केंद्रक या फिर भूख का केंद्र कहाँ स्थित होता है, भूख का केंद्रक होता है हाइपोथैलेमस में। आमाशय में HCl का स्रावन ना होना कहलाता है, आमाशय में HCl का स्रावन ना होना कहलाता है एक्लो
हाइड्रिया, एक्लोरहाइड्रिया कहलाता है आमाशय में HCl का स्रावन ना होना। इसी के साथ हमारी जो पाचन तंत्र की श्रृंखला समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नई श्रृंखला लाएंगे। धन्यवाद।